Hi YouTube, this is the part 2 of the introductory lecture, and the remaining portion we'll discuss in these slides. So we have discussed about what is poor in part 1. In part 2 we'll discuss the difference between absolute poverty and relative poverty. Absolute poverty is actually a criteria of poverty. If someone is beneath that criteria of poverty, he is poor. लेट मी एक्सप्लेन एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है वो एक क्राइटेरिया होता है पॉवर्टी का। जैसे फॉर इंस्टेंस या वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया लिखा हुआ है $1.9 पर डे। जो शख्स इतना कमाता है तो वो पॉवर्टी लाइन से बाहर है, और जो शख्स इससे लेस कमाता है तो वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, यानी वो पुअर है। और रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब ये होता है कि इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि एक शख्स अगर साइकिल पे जाता है और बाकी सब लोग मोटरसाइकिल और गाड़ियों पे जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो खुद बेशक पॉवर्टी लाइन से बाहर भी हो एब्सोल्यूट पॉवर्टी के लिहाज से, लेकिन बाकियों के लिहाज से यानी रिलेटिवली, कंपैरेटिवली वो शख्स जो है वो पुअर ही है। इसका मतलब ये कि वो रिलेटिव पॉवर्टी के अंदर है, अगर वो खुद साइकिल पे और बाकी सब लोग जो है वो गाड़ियों पे और या मोटरसाइकिल पे। और इसी तरह अगर वो अपना लाइफस्टाइल मेहनत करके बेहतर भी कर लेता है, वो खुद बाइक पे आ जाता है, लेकिन बाकी सब लोग सब गाड़ियों पे होते हैं, तो इसका मतलब है वो फिर रिलेटिव पॉवर्टी का शिकार है। ठीक है, अ लेवल ऑफ हाउस होल्ड इनकम दैट इज कंसिडरेबली लोअर देन द मीडियन लेवल ऑफ इनकम विद इन अ कंट्री। मीडियन लेवल का मतलब है कि बाकी जो आपकी मिडिल क्लास यानी ऑन द एवरेज लोगों के पास लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, अगर आप उससे कम है तो इसका मतलब आप रिलेटिव पॉवर्टी का शिकार है। रिलेटिव पॉवर्टी एज कम्पेयर टू द अदर पीपल लिविंग इन दैट सोसाइटी, इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, मूविंग फर्दर, वेज टू escape फ्रॉम पॉवर्टी। अब हमने जो डिस्कस किया था लास्ट अपने पार्ट 1 के अंदर हमने कॉजेज ऑफ पॉवर्टी को डिस्कस किया था। ये लैक ऑफ एजुकेट ह्यूमन राइट्स, उसके बाद लैक ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारा कुछ। तो हम इसमें जो है वेज टू escape फ्रॉम पॉवर्टी, इसके अंदर हम सिंपली ये करेंगे कि उसके काउंटर मेयर्स को डिस्कस कर लें कि जो कॉज था, फॉर इंस्टेंस के ह्यूमन राइट्स नहीं है या कम है, तो उसको उसका उसका काउंटर मेजर क्या होगा कि इम्प्रूव द सिचुएशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये जो है इसी तरह हर एक का ही, जिस तरह पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था कि लैक ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, पार्ट 1 के अंदर सॉरी, तो इसका हमने यहाँ पे स्केप फ्रॉम पॉवर्टी में डिस्कस कर लेंगे। ये आपको बताने का मकसद ये है कि इजी टू रिमेंबर, अगर आपने एक चीज़ याद की हुई है, उसको मेमोराइज किया हुआ है, तो वेज टू स्केप ईजी हो जाएगा। इम्प्रूव एजुकेशन एंड प्रोवाइड ट्रेनिंग, इससे क्या होगा जी, हम ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो लोग जो हैं अगर उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं भी हो रही तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, और वो ज़्यादा पोटेंशली एम्प्लॉयमेंट में भी जा सकते हैं कि ज़्यादा जॉब्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं या अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अ गवर्नमेंट इम्प्रूव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इंडल्ज इन वेल्थ जनरेशन एक्टिविटीज़। गवर्नमेंट अगर अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करे, ठीक है, गवर्नमेंट अगर आपकी मतलब पुअर कंट्रीज़ की, उसके पास भी फंड्स कम होते हैं, और वो फंड्स जनरल पब्लिक से भी कम ही ले सकते हैं, क्योंकि वो भी पुअर होती है, तो बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए भी नहीं जा सकते। लेकिन ये कि अगर गवर्नमेंट अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करे, वेल्थ जनरेशन की बहुत सारी जो है वो एक्टिविटीज़ शुरू कर दे, इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा प्रमोट होंगी। इससे ये होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्लोरिश करेगी और वेल्थ जनरेशन होगी। इन्वेस्टमेंट्स आपको पता है प्रोडक्शन सर्विसेज ज़्यादा होती हैं तो वेल्थ जनरेशन। अब उसका अगला कॉम्प्लीमेंट्री पॉइंट है इम्प्रूव लॉ एंड ऑर्डर, इम्प्रूव लॉ एंड ऑर्डर टू मिनिमाइज करप्शन। अब करप्शन जो है वो इट्सेल्फ आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को खा जाती है, वो उसके लिए हेल्दी नहीं होती बिल्कुल। तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने से करप्शन भी आपकी कम हो जाती है। मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन प्राइवेटाइजेशन एंड नेशनलाइजेशन। हमने डिस्कस किया था लास्ट स्लाइड में कि नेशनलाइजेशन के अंदर आपकी गवर्नमेंट के अंडर हर चीज़ होती है। तो जब आप प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट प्राइवेट लोगों को बेच देती है, आम लोगों को बेच देती है, ठीक है, जो आपकी गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होते,
तो उनके दरमियान उससे प्राइवेटाइजेशन का अपना नुकसान होता है, फिर वो सेल्फ इंटरेस्ट में सोचते हैं अपने जिनको हमने बेचा होता है। इसीलिए उससे फिर क्या होता है, उससे फिर परचेजिंग पावर लोगों की इफेक्ट होती है, क्योंकि वो प्राइसेस को बढ़ा सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विस। बहुत ज़रूरी है कि आप नेशनलाइजेशन नेशनलाइजेशन के अपने नुकसानात भी हैं। मतलब ये कि नेशनलाइजेशन से ये होता है कि जो वहाँ का वर्किंग इन्वायरमेंट होता है ना, ख़ास तौर पे एम्प्लॉय स्टाफ वगैरह, वो ज़रा ज़्यादा इजी होता है, वो अपने आप को पुश नहीं करते और अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। तो वहाँ सरकारी जॉब्स वगैरह में आसानी, इसलिए लोग ज़्यादा वहाँ के लिए अट्रैक्ट भी होते हैं कि उधर आसान ज़्यादा होता है कल्चर। प्राइवेटाइजेशन में होता है कि वहाँ पे जो टॉप मैनेजमेंट है वो लोअर मैनेजमेंट और स्टाफ को पुश बहुत करते हैं, अपने कंफर्ट जोन से निकालते हैं, उनसे एक्स्ट्रा काम बहुत लेते हैं। तो अब नेशनलाइजेशन के इस वजह से कि वहाँ कंफर्ट जोन बहुत ज़्यादा होता है, तो वो प्रोडक्शन कम करते हैं और प्राइसेस भी उनको चूँकि वो गवर्नमेंट के अंडर होते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकते। प्रॉफिट्स कम होते हैं, उससे वेल्थ जनरेशन कम होती है। तो इसके ये नुकसानात हैं। तो इसीलिए बैलेंस होना चाहिए नेशनलाइजेशन के अंदर भी। ऐसे कोई कोड ऑफ कंडक्ट बनना चाहिए कि जिसमें लोगों से ऑप्टिमम उनकी यूटिलाइजेशन हो सके, बेस्ट पॉसिबल उनकी कैपेबिलिटी से फ़ायदा उठाया जा सके, उससे ज़्यादा काम लिया जा सके, ताकि प्राइवेटाइजेशन की इतनी ज़रूरत ही ना पड़े। और इन केस अगर आपको करने की ज़रूरत पड़ भी रही है तो उनमें एक बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि दोनों के अपने फ़ायदे और नुकसानात हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है इम्प्रूव एक्सपोर्ट्स। अपनी एक्सपोर्ट्स को इम्प्रूव करेंगे तो हमारे मुल्क में डॉलर का इनफ्लो ज़्यादा होगा और हमारी करेंसी भी बेहतर होगी। और ये होगा कि हम जब एक्सपोर्ट्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो हम अपनी लोकल प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। लोकल प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो इवन टेक्नोलॉजिकल आइटम्स भी जो है वो हमारी सस्ते में मिला करेंगी, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा यहाँ पे लोगों का। अच्छा, इम्प्रूव इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो अगर अपनी एम्प्लॉयमेंट को इम्प्रूव करना है तो हमें अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। उसके लिए ये है कि हम लोगों का लाइफस्टाइल जब इम्प्रूव करेंगे तो सेविंग्स उनकी ज़्यादा होंगी, उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट के थ्रू प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन के थ्रू फिर एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होगी, तो लोगों का सो लेट्स टॉक अबाउट सस्टेनेबल ग्रोथ। When we take all the measures to eradicate poverty, then we are at a path of sustainable growth. सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब ये होता है कि आप जो है वो अपनी वेल्थ जनरेशन से जब अपने मुल्क की ग्रोथ को इंश्योर करते हैं तो फिर आप सस्टेनेबल ग्रोथ के पाथ पे होते हैं। लेकिन जब जब आप कर्जे ले लेके अपनी इकोनॉमी को लिवरेज दे रहे होते हैं, ठीक है, जब भी वर्ड आता है यहाँ पे यूज़ हुआ है वर्ड फाइनेंशियल लिवरेज। जब भी वर्ड लिवरेज आता है तो इसका मतलब होता है डेट, कर्जा। फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब ये होता है कि आपने फाइनेंस के तौर पे यानी कैपिटल के तौर पे कर्जे को इस्तेमाल किया, ठीक है। तो जब आप कर्जे को इस्तेमाल करते हैं मुल्क के सरमाए के तौर पे, मतलब इन्वेस्ट करना है ना, आपने पैसा इन्वेस्ट करना है मुल्क की इकोनॉमी के लिए, उसके लिए आपने कर्जे लिए। जब तो यानी इसका मतलब है कि आप फाइनेंशियल लिवरेज यूज़ करके मुल्क की इकोनॉमी को चलाने चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उससे फिर नुकसान ये होता है कि आपका जो मुल्क है वो सस्टेन नहीं कर रहा होता है इकोनॉमी के लिहाज से, क्योंकि आपने इंटरेस्ट रेट भी पे करना होता है, ज़ाहिर है जो आपने लोन लिया है उसका सूद भी अदा करना होता है। उसके अलावा ये कि आपने फिर उन कर्ज़ों को वापस भी करना होता है। तो और उसमें फिर ख़तरा भी होता है कि मुल्क कोलैप्स कर जाएगा किसी वक्त भी, खुदा ना खास्ता, या उसकी इकोनॉमी टर्मोइल में जा सकती है। इसीलिए अपनी जब आप वेल्थ जनरेशन को बढ़ा देते हैं और उसको मुल्क की इकोनॉमी की ग्रोथ में यूज़ करते हैं तो फिर वो सस्टेनेबल ग्रोथ हो जाती है। बाय इंश्योरिंग द वेज टू escape फ्रॉम पॉवर्टी, our country can achieve sustainable growth. So that's it. I think uh, you have understood the concepts that we have talked about in these slides. Inshallah, I will catch you in the next one. Allah Hafiz. अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा।